नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हरिया के पूर्व युवा विधायक समाजवादी पार्टी नेता प्रशांत सिंह जी हैं। प्रशांत सिंह स्वर्गीय महेश नारायण जी के पुत्र हैं और प्रशांत सिंह हरिया की बहुत ही माननीय हस्ती में से एक हैं। आज हम प्रशांत सिंह से उनके राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रशांत जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप खुद चुनाव जीते पिताजी के जाने के बाद, उसके बाद आम चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने आम चुनाव में आपको टिकट नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी गच्चा खा गई, इसीलिए हार गई क्या? सबसे पहले मैं मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और बहुत बहुत बधाई दूँगा कि आप लोग मेरे पास आए टॉक शो के लिए। आपका बहुत फेमस टॉक शो है, आपका टॉक शो बहुत फेमस है और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम मेरी तरफ से। और आपने मौका दिया कि आपके टॉक शो में आकर अपनी बात को रखूँ, जनता के साथ कुछ गुफ्तगू भी हो जाए। जैसा कि आपने टिकट की बात कही, टिकट न मिलना एक बहुत मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ये सच है कि समाजवादी पार्टी के लिए मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय श्री महेश नारायण जी, जो वहाँ के 2 बार ऐतिहासिक विधायक रहे, एक बार कुछ अंतरों से चुनाव 2007 में हार गए, उनके द्वारा एक बहुत मजबूत नींव तैयार की गई थी समाजवादी पार्टी के लिए। वो 2012 में चुनाव लड़े, ऐतिहासिक वोटों से जीते। जैसा कि असामयिक हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हंडिया विधानसभा की जनता के लिए, सिर्फ हंडिया के लिए नहीं, इलाहाबाद जनपद के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति रही। मैं इसको सौभाग्य नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस परिस्थिति में मुझे राजनीति में आना पड़ा, वो परिस्थिति मेरे लिए बड़ी असहज थी, लेकिन चूंकि जनता की सेवा करना था, जनता के लिए मुझको क्षेत्र में आना पड़ा और जनता के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपने भावनाओं को, अपने परिवार की भावनाओं को। मैं आया और हंडिया की जनता ने मुझको लगभग 26-27 हज़ार मतों से विजयी बनाया, आशीर्वाद दिया, श्रद्धांजलि दिया अपने माननीय विधायक जो मरहूम विधायक जी को। और मेरी कोशिश रही कि मैं उनके दिखाए गए रास्तों को, उनके दिखाए गए मार्गों को अनुसरण करके चलूं। और लगभग 3.5 साल का समय, अल्प समय मुझको मिला राजनीति में, क्योंकि मैं उसके पहले राजनीति नहीं करता था। इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ है, करना एक अलग चीज़ है। मैं बाहर पढ़ता था, बाहर से पढ़ के आया, मैं हाईकोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिशनर रहा मैं, लेकिन अचानक इन परिस्थितियों में राजनीति में आना पड़ा। मेरी पूरी कोशिश रही कि पिताजी के साथ की जितने बड़े बुजुर्ग रहे, नौजवान साथी रहे, हमारे साथ, हमारे हम उम्र के जो नौजवान साथी रहे, मैं उनको एक करके सबके एक समन्वय बनाकर सबके साथ लेकर चलूं और कोशिश में काफी। मतलब आपको 2017 में टिकट ना देना, ये सपा के लिए भारी पड़ा, इसको मानते हैं? 2017 का टिकट मुझे न मिलना, मुझे ही नहीं पूरे हंडिया विधानसभा को बहुत बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति रही, बहुत आश्चर्यचकित किया। टिकट अचानक कट जाना और सिटिंग विधायक और मेरे ऊपर ऐसा कुछ आरोप नहीं था, जैसा कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा आरोप हो, गलत आरोप हो, धन उगाही का आरोप हो, कमीशन का आरोप हो, या कहीं कुछ गलत काम गुंडई का आरोप हो, या भाई भतीजेवाद का पार्टी नेतृत्व से आप आहत हैं? पार्टी नेतृत्व से आहत तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी नेतृत्व से इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक बार मुझे बुलाकर कह दिया जाता कि आप तुम्हारी यहाँ कमी है, तो मैं कमी को एहसास करता, मैं शायद खुद ही कहता। पार्टी नेतृत्व से आहत नहीं हूँ, थोड़ा सा दुख है मन में कि अगर मैं भी एक परिवार का हिस्सा था, अगर मुझे कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, आप सुधारिए, मैं सुधार लेता। अगर मैं सुधार ना पाता तो फिर बिल्कुल आप घर के गार्जियन हैं। चलिए, उस पार्टी में तो खुद पारिवारिक कलह तब थी। अब मैं बात करता हूँ 2022 की। 2017 में समाजवादी पार्टी हंडिया विधानसभा से जब तीसरे नंबर पर चली गई, तो आपको नहीं लगता कि अब हंडिया विधानसभा में सपा के पास कोई विकल्प नहीं है 2022 में प्रशांत सिंह को छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ऐसे लोगों को तरजीह दे, ऐसे लोगों को 2022 में दे जिनके साथ सब समाज के लोग जुड़े हों। राजनीति हम और आप, कोई भी हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो वो, चाहे छोटा वर्कर हो गांव सभा का वो, अगर जब तक सब समाज को लेकर नहीं आगे बढ़ेगा तो भूल जाए कि वो राजनीति आज के दौर में कर सकता है। मेरा सवाल यही था, आज की तारीख में जब सपा तीसरे नंबर पर थी, तो 2022 के लिए मुझे नहीं लगता प्रशांत सिंह के अलावा सपा पास कोई विकल्प।
मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं विकल्प के रूप में सपा के लिए मजबूत विकल्प के रूप में रहूंगा, जैसा आप बता रहे हैं और लोगों का भी ये मानना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जनता का सेवा 2022 में करने का मौका मुझे पार्टी से। नेताजी, हमारा अगला सवाल है, आप विधायक भी रहे हैं, आपने 2017 में ठीक है चुनाव नहीं लड़े, काम भी किया पार्टी के लिए, 2019 में आपने गठबंधन का दौर देखा है लोकसभा चुनाव में। आपको लगता है कि 2019 का जो गठबंधन फ्लॉप हुआ बड़ी बड़ी पार्टियों का, अब जनता का विश्वास गठबंधन में नहीं रहेगा? गठबंधन क्या, मैं तो इतना कहूंगा कि बीजेपी के जो अलायंस थे और बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं सफल हुए, तो उनको बधाई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने गठबंधन किया था कि जो सेकुलर और नॉन सेकुलर के बीच में जो लड़ाई थी, हमने उनको बताने के लिए किया था कि ये समाज में, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि सब समाज और सब धर्म को लेकर राजनीति इस देश में करना पड़ेगा, तब तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा, हम अच्छा माहौल पैदा कर पाएंगे, निवेशकों के लिए कर पाएंगे, समाज के लिए कर पाएंगे, गरीबों के लिए कर पाएंगे, अल्पसंख्यकों के लिए कर पाएंगे, नौजवानों किसानों के लिए कर पाएंगे। तो वो गठबंधन सिर्फ इसलिए था कि हमको सर्व समाज को लेकर चलना है, किसी एक निवेशकों के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए नहीं सरकार बनानी है। अब ठीक है, कहीं ना कहीं गठबंधन की हार हुई, लेकिन बीजेपी जीती, उसको बधाई भी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गठबंधन की संभावना भी हो, गठबंधन कामयाब भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का ही नाम होता है और निश्चितताओं का खेल होता है। कब क्या हो जाए ये जनता जनार्दन है। सुबह हमारा लहर रहे, रात में ऐसा माहौल बनेगा कि सुबह दूसरे दिन सुबह होते होते पूरा हमारा लहर साफ हो जाए। किसी का अब राजनीति में इस तरह के परिवर्तन संभव दिखता है? किस तरीके? अचानक वाला क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं, अचानक वाला तो नहीं। मेरा कहने का सुबह शाम का मतलब ये नहीं था कि तो जनता जनार्दन के ऊपर है। जनता का मूड बन गया तो आपको फर्श से अर्श पे कर देगी, और मूड खराब हो गया तो फर्श अर्श पे। आज तमाम ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि मान लिया, अभी मेरा सवाल भी है आगे का, कि वर्तमान सरकार से, जो वर्तमान प्रदेश में सरकार है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान सरकार जमीन पर मुझे बहुत तो नहीं दिखती कि जमीन पर कुछ ऐसा कार्य कर रही है। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट इनका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ कार्य इनके दिखे हैं, लेकिन जितना इन 3 सालों में दिखना चाहिए था उतना अभी निखर के नहीं आया है। क्योंकि आज जब चाहे कहीं चले जाइए, चाहे जिस विभाग में चले जाइए, थाने पे चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, तहसील पे चले जाइए, अधिकारी अपने मन की मर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी पे हो गए हैं। गरीब आदमी एक एप्लीकेशन लेके जाता है तो वहाँ उसको सुनवाई नहीं होती, उसके लिए पैसे की मांग होती है, थाने में FIR करवाने के लिए पैसे देने होते हैं। मुझे ये चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में गरीबों के लिए तो काम बहुत अच्छा है। मेरा वही कहना है कि गरीबों के लिए काम आपके अनुसार नहीं हुआ। आज भी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आम पब्लिक से बात करिए तो सरकार के प्रति नेगेटिविटी नहीं है। इसको पैदा करने के लिए समाजवादी पार्टी या प्रशांत जी को क्या करना चाहिए? देखिए, इसको पैदा करने के लिए हमें जमीन पर उतरकर इन्होंने जो किया है, जितना किया है उतना बताना पड़ेगा, और जो इनको करना चाहिए था, जो अभी तक इन्होंने नहीं किया है, उतना बताना पड़ेगा। और हमने क्या किया है 5 साल में, कितना किया है, जनता के लिए किया है, सीधे तौर पर कितना लाभ हुआ है, वो हमको पब्लिक को और जनता को बताना पड़ेगा। क्योंकि हम जनता को नहीं बता पाएंगे, अपने आप को नहीं रख पाएंगे, तो जनता फिर हमको नहीं तौल पाएगी तराजू में। मेरा सवाल यही काम पर ही था, वो तो लेख से हट के कुछ बातें हुई। मैं ये जानना चाह रहा था, अल्प समय के लिए आप विधायक बने, 3 साल तक लगभग, आपने हरिया के लिए क्या किया? आपने पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाया या आपने कुछ नया किया? जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पिताजी लगभग साल भर के लिए रहे, और 2-3 महीने बीच में उनके न रहने के बाद खाली सा पैदा हो गया। बहुत से कुछ काम थे उनके द्वारा प्रस्तावित जो मैंने उनको आगे किया, उनको करवाया, और बहुत से ऐसे काम थे जो मैंने अपने से प्रस्तावित करके करवाया। बहुत से कुछ नए काम थे, कुछ चल रहे थे, कुछ जनरल काम थे। मैं जब 2016 के मार्च अप्रैल तक लगभग 3 साल, जब मेरे लगभग 3 साल होने को आए, तो मैंने 3 साल का एक लेखा जोखा अपना तैयार करवाया कि मैंने इन 3 सालों में क्या किया है, किन किन क्षेत्रों में कितना काम किया है। बिल्कुल। तो लगभग 2016 के अप्रैल मई तक
कि लगभग 3 साल के काम मैंने अपने एक बुकलेट बनवाई थी। जैसा कि ये बुकलेट आप देख रहे हैं, इन 3 सालों का लेखा जोखा इन बुकलेट में है। और हर क्षेत्र में मैंने क्या किया है, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पंचायत स्तर के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने 20 गांव समग्र लोहिया करवाया, 20 गांव जनेश्वर मिश्र करवाया। लगभग इसमें आखिरी 6 महीने के काम इसमें मैंने नहीं दर्ज करवा पाया, नहीं करवा पाया था, क्योंकि चुनाव का दौर था। मैंने सोचा था मैं आखिरी में करवाऊंगा, लेकिन वो मौका नहीं मिला। तो लगभग जो मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे याद है, बाकी सारी चीज़ें इसमें है, आप देख सकते हैं। लगभग 60 से 65 करोड़ का काम मैंने नई सड़कों का करवाया, लोहिया समग्र का, सीसी का, केसी ट्रेन का, काली सड़क का। लगभग 30 से 35 करोड़ का मैंने विशेष मरम्मत की सड़कें बनवाई थी। मैंने 5 करोड़ का ही, जब आप हंडिया जाएंगे तो फूलपुर और हंडिया के बॉर्डर पर बैरगिया नाला है। बैरगिया नाला के बगल वहाँ पहले सिंगल पुल हुआ करता था। मैंने डबल पुल जो नया वाला बना, मेरे प्रस्ताव पे 5 करोड़ का वो पुल बना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसारीपुर में एक CSC केंद्र मैंने बनवाया। सैदाबाद का जो 132 kV सब स्टेशन था विद्युत का, अधूरा काम मैंने उसको पूरा करवाया। नया उप केंद्र मैंने हंडिया में बनवाया। मैंने एनएम सेंटर बनवाया, मैंने आंगनबाड़ी बनवाया। मतलब आपके कार की बुकलेट में भी आपने किया है? जी बिल्कुल। विधायक जी, एक चीज हमें और बताइए आप, मैं इसी पर बात करने वाला था। आप तो लॉयर भी रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने प्रैक्टिस भी किया है। आज की तारीख में विधायिका संबंधित काम न करके और काम करते हैं, इसके पीछे क्या कारण आप मान सकते हैं कि विधायिका संबंधित कोई ऐसा कानून बनवाना जिससे जो पूरे राज्य को फायदा हो, उसमें उनका कम योगदान होता है? कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 10-5% लोग होते हैं, वही सारी नीतियां तय करते हैं और उसी पर जो है लोग जाते हैं। क्या इस बिल्कुल आपका बड़ा वाजिब रहा। और लेकिन इसमें हम लोगों की मजबूरी है, विधायकों की थोड़ी सी मजबूरी ये है कि पब्लिक की जो घर पे नेताओं के दफ्तर में या विधायकों के दफ्तर में, सांसदों के दफ्तर में लोग जाते हैं, तो वो रोजमर्रा की चीजों को लेकर जाते हैं। वो रोजमर्रा की चीजों लेकर जाते हैं कि उनके यहाँ नाली नहीं है, उनके यहाँ खंजा नहीं, उनके यहाँ हैंडपंप नहीं, गाँव में 2 लोगों की जमीन को लेकर विवाद हो गया, राजस्व का मामला हो गया। मतलब आप समझेंगे 90% मामले ऐसे आते हैं। 10% मामलों में ये हो गया कि आप विपक्ष में विधायक हैं, तो आप विधायिका में प्रश्न उठाइए कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कानून लाइए कि किसानों के लिए लाइए, नौजवानों के लिए लाइए, विद्यार्थियों के लिए लाइए, सब समाज के लिए ऐसा कानून लाइए कि जिससे एक नया कानून बने और उपेक्षित लोग जो समाज हैं उनके लिए एक नया रास्ता। बिल्कुल, मेरा सिर्फ विकास पर ही बात करना था मुझको, आगे मैं करना चाह रहा था, लेकिन मामला थोड़ा सा टर्न हो गया था। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हाकिमलाल बिंद आपके यहाँ से विधायक हैं बसपा के, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने 44 करोड़ रुपए की सड़क बनवाई है। अभी आपने कहा कि आपने 60-65 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई हैं और तमाम इंटरलॉकिंग। सर, इतना पैसा विधायक निधि के अलावा जो अपने प्रयास से आने के बावजूद आज हंडिया की क्या समस्या अभी तक रह गई है? देखिए, मैं नहीं जानता कि 44 करोड़ सड़क बनी कहाँ बनी, वो तो आप क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज की आश्वस्त कर दूं कि मैं अन्य विधानसभाओं से सड़क के मामले में, आप जब अन्य विधानसभाओं से तुलना करेंगे हंडिया विधानसभा की, चाहे आप बगल प्रतापपुर चले जाइए, चाहे फूलपुर चले जाइए, फूलपुर का एक फायदा ये मिलता है, फूलपुर शहर से नजदीक है और कुंभ मेला क्षेत्र में आ जाता है, आधा काम तो वो हो जाता है। और अन्य विधानसभाओं से देखिए, सुराहों से देख लीजिए, कई जगह ऐसे हैं। तो तुलना में आपके पास हंडिया में आपको देखने को, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं हंडिया का नेता हूँ, रहा हूँ, या मैं नेता हूँ, वहाँ राजनीति करता हूँ, या मैंने वहाँ काम करवाया है। मैंने काम तो करवाया ही है। आप अन्य विधानसभाओं से हंडिया में सड़क के मामले में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, हंडिया में है ऐसा, हर लिंक रोड भी है। हाँ, लिंक रोड भी अच्छी है। सारे विधायकों के आप काम को, जी बिल्कुल। मैं रही बात 44 करोड़ की, तो एक चीज तो है कि ये जो कुंभ मेला आया, कुंभ मेले ने इलाहाबाद को रोड के मामले में थोड़ा सा सुदृढ़ कर दिया। हर जगह आपने प्रस्ताव किया, नहीं किया, आप पक्ष के रहे, थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो आपको ज्यादा मिल गया, विपक्ष के रहे, आप थोड़ा सा बैठे भी रहे तब भी चीजें आपको मिलती है। क्योंकि मैंने PWD में भी कुंभ मेला के आसपास क्षेत्र में बात किया, उसके से बात किया, एक्सीडेंट से बात किया, तो 2-3 सड़कें तो मैंने इनको सुझाव में दे दिया कि ये पुरानी सड़कें, अगर आप कुंभ मेला का पैसा आया है, अच्छा पैसा आया है इलाहाबाद के लिए,
अगर आप उसको डाल देंगे तो हो जाएगा। तो 2-3 सड़कें तो हो ही गई। एक मुगरांव वाली जो नई सड़क थी अभी बन रही है, वो मैंने एक्सीएम को कहा था कुंभ मेला के समय। एक जबराडीवा रोड है, उसको मैंने कहा था एक्सीएम से 2-3 बार, तो मैंने ही कह दिया था। फिलहाल ठीक है, अच्छी बात है, काम होना चाहिए, विकास विकास चाहिए। नेताजी मेरा अगला सवाल है, आपका परिवार जो राजनीतिक विरासत का रहा है, आपकी विरासत में आपको राजनीति मिली है, आप हंडिया में ही अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे या नए क्षेत्र में? बिल्कुल, हंडिया मेरा कर्म भूमि रहा है, मेरे पिताजी का रहा है। हालांकि हम हंडिया ही नहीं, जनपद के कहीं किसी विधानसभा से लोग आ जाएं, मैं उनकी मदद करता हूँ, प्राथमिकता पे करता हूँ, लेकिन हंडिया से विशेष लगाव है। और हंडिया मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है। उन्होंने अपना मतलब समझ लीजिए कि प्राण न्यौछावर कर दिया हंडिया पर। दिन न देखा, रात न देखा, 24 घंटे काम करने वाले वैसा पर्सनालिटी, वैसा व्यक्तित्व का आदमी शायद ही इलाहाबाद जनपद में रहा हो। उन्होंने कमीशन और दलाली को एक पैसे का कोई आरोप लगा दे तो कहते थे कि मैं अपना कुर्ता खूंटी में टांग दूं। मैं भी यही कहता था, अगर मेरे ऊपर दलाली और कमीशन का कोई एक आरोप लगा दे तो ये कुर्ता उस दिन खूंटी में टांग के अपना धंधा पानी कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, वकालत कर लूंगा। तो ये उनका कर्म क्षेत्र रहा है। और 24 घंटे वो पब्लिक के लिए उपलब्ध रहते। वो मेरी भी यही कोशिश रही कि मैं पब्लिक के लिए रहूं उपलब्ध। और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग कभी भी जाकर क्षेत्र में सर्वे कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लोग याद करते हैं, तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा वो चीज की क्या स्थिति वर्तमान में है, क्या स्थिति मेरे समय थी और क्या स्थिति मेरे पिताजी के समय थी और उसके पहले की क्या स्थिति। नेताजी, अब हम जानना चाहते हैं 2022 में आप मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? बिल्कुल CSK यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के निर्विवाद चेहरा है, निर्विवाद नाम है, उसमें कोई शक नहीं। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, जबकि जो है कोई नेगेटिविटी नहीं है प्रदेश में, और अखिलेश जी भी जो कोई आंदोलन करते दिख नहीं रहे। आंदोलन तो हमारा चल रहा है। आंदोलन हमारा कहीं न कहीं तहसील मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे कई बार आंदोलन हमने किया है। हमारा ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो हो गया है। हमारा हर 22 तारीख को जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे आंदोलन का, साइकिल रैली का, आंदोलन का किसी एक मुद्दे को लेकर मेरा कोरोना पर ही अगला सवाल है। आपको लगता है कि कोरोना के लिए जो भी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये काफी है? कोरोना के लिए जो कर रही, मैं तो इसमें इतना कहूँगा, प्रदेश सरकार अभी तक जो की है ठीक कर रही है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि महामारी का रूप है, ये वैश्विक महामारी है। इसके लिए जितना भी करेंगे उतना भी कम है। और भी प्रदेश सरकार से और पूरे देश की सरकार से, और जितने प्रदेशों में ये फैला कोरोना, उन प्रदेश सरकारों से हम लोगों को उम्मीद है कि खासकर जो बेरोजगार हैं, जो डेली वेजेज मजदूर हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो बम्बई, दिल्ली और बड़े महानगरों को छोड़कर अपने गांव में लौटते हैं, खासकर यूपी बिहार के मजदूर, उनके लिए स्थिति बड़ी भयावह होगी तब जब ये कोरोना खत्म होगा। उसके बाद की स्थिति क्या होगी, बेरोजगारी किस स्तर पर बढ़ेगी, उस पर हम लोगों को अभी से मंथन करने की जरूरत है, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को। मेरा केंद्र सरकार पर विश्वास है। केंद्र सरकार ने समय से लॉकडाउन करके, आपको लगता है कि अच्छा कदम उठा लिया? बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। हम लोगों ने लॉकडाउन करके बहुत अच्छा कदम उठाया, नहीं तो स्थिति और भयावह होती, हम लोग शायद संभाल नहीं पाते। अच्छा नेताजी, ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव आते आते आपको लगता है कि बड़ा दल बदल होने जा रहा है? वो तो हर चुनाव में होता है, हर चुनाव के दौर में होता है कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ, कुछ लोग वहाँ से वहाँ, जिनका जहाँ नहीं बनता वो अपना चले जाते हैं। और वो तो हर पार्टियों में कम ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। जो जिनको लगता है कि हमारा नहीं बात बन रहा है तो अपना करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो अपने अपने सोच होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, तो हम कहाँ जा रहा है। मेरा अंतिम सवाल, प्रशांत सिंह विधायक हंडिया की जनता से क्या कहना है? हंडिया की जनता से फिलहाल अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, मैं इतने निवेदन करना, हंडिया ही नहीं वरन अगल बगल सभी सम्मानित जनों से मैं इतने निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर हंडिया के लोगों से, कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो देश प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और इस जितना हम लोग करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर हम खुद ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो सिर्फ धन दौलत, नाम, शोहरत सब यही रह जाएगा। और मैं हंडिया की जनता से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपका हूँ,
आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। आपके लिए मैं आज कुछ नहीं हूँ तब भी 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। आपका मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मैं और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को जहाँ मौका लगता है मैं हंडिया के लिए उपलब्ध रहता हूँ और रहूँगा। और निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और 2022 में उसमें कोई शक नहीं कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, दुलार नहीं देंगे। और मैं आपका आशीर्वाद लेकर आपके बीच में जैसे पूर्व में सेवा करता था करूँगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके घर में आपके बेटे की तरह। नेताजी, आप हमारे टॉक में भाग लिए, इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मनोज जी, और आपके कैमरामैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने टॉक शो में, लोकप्रिय टॉक शो में। बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हरिया के पूर्व विधायक प्रशांत सिंह जी थे। प्रशांत सिंह जी ने बताया कि उनको 2017 में टिकट न मिलने की वजह से एक वजह रही है जिससे समाजवादी पार्टी को हार मिली होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हरिया से प्रशांत सिंह ही एक विकल्प के रूप में हैं। साथ में उन्होंने बताया कि अपने विधानसभा के लिए उन्होंने बहुत से काम किए और जनता से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन करके कोरोना से सबसे पहले अपने को बचाएं। देखते रहिए आप मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी